जी देखिए, अब तक 13 राउंड की जो मतगणना है वो हो चुकी है और दीपक पटेल पहले राउंड में पिछड़ने के बाद लगातार सभी राउंड में आगे आगे हुए थे और लगातार उनकी लीड बनी हुई है। तो 4600 से अधिक मतों से वो 13 राउंड की मतगणना के बाद आगे चल रहे हैं और खुद दीपक पटेल भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये माना जा रहा है कि जो सूचना आ रही है कि वो लगातार आगे हैं और उन्होंने दावा किया है कि उनकी जीत होने वाली है। तो जिस तरह से लगातार वो सभी राउंड में आगे चल रहे हैं, हालांकि अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है और फूलपुर विधानसभा की बात करें तो जीत हार का अंतर बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, लेकिन लगातार जिस तरह से उनको लीड मिली है उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो कह सकते हैं कि उनको इस बात की पूरी संभावना है कि वो जीत रहे हैं और उन्होंने दावा भी किया है। तो फूलपुर विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो ये भी एक नाक का सवाल थी तमाम बड़े नेताओं के लिए। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं वो यहाँ से जो है उनको प्रभारी बनाया गया था, वो उन्होंने यहाँ पर कैंपेन किया था। एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि उदय भान करवरिया जो बीजेपी के नेता हैं जिनकी सज़ा माफ़ करके उनको जेल से बाहर लाया गया था, उनकी बड़ी भूमिका रही और बताया जाता है कि उन्होंने भी चुनाव में, चूँकि इलेक्शन मैनेजमेंट के वो माहिर माने जाते हैं, उन्होंने भी काफ़ी जो है यहाँ पर काफ़ी लोगों को प्रभावित किया। इसके अलावा अगर सीएम योगी की बात करें तो सीएम योगी यहाँ पर 2 राउंड नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 2 राउंड उन्होंने सभा की थी, उसके पहले भी एक बार आए थे। तो 2 बार सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर पहुँच करके जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। तमाम दूसरे नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इस क्षेत्र की बात कर लें तो गली गली गांव-गांव घूमते देखे गए थे। क्योंकि अगर हम लोकसभा की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां 18,000 वोटों से पिछड़ गई थी। जो प्रवीण पटेल सांसद हुए हैं वो 5 विधानसभाओं में, जिन विधानसभाओं में पिछड़े थे उनमें से फूलपुर खुद उनकी विधानसभा भी थी और वहां पर वो 18,000 वोटों से पीछे थे। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में तस्वीर एक बार फिर से बदली है और बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि जो फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है तस्वीरें भी बदलती जा रही है और एक एक आंकड़े भी हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। उवैस हमारे साथ बहरहाल अभी फिलहाल जुड़ चुके हैं, कुंदरकी से जुड़ चुके हैं। उवैस, कुंदरकी एक ऐसी सीट है जहां पर एक अलग ही तरीके की राजनीति और एक अलग ही तरीके की रणनीति बीजेपी ने यहाँ पर छेड़ दी। ठाकुर रामवीर सिंह को यहाँ पर उतारा जाता है और ये मुस्लिम बहुल इलाका है जहाँ पर बाकी के प्रत्याशी मुस्लिम है और सिर्फ ये इकलौते एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हिंदू प्रत्याशी है। क्या जो रणनीति बीजेपी ने यहाँ पर सोची थी कि मुस्लिम वोटरों में शायद यहाँ पर थोड़ा बहुत छिटकाव देखा जा सकता है, मुस्लिम वोटर्स यहाँ से छिटक सकते हैं, क्या उस तरीके की स्थिति और जिस तरीके के काउंटिंग के परिणाम अभी फिलहाल सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें दिख रहा है कुछ ऐसा? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुश्किलें दिल के इरादों को तोलती है, सौपन के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत खो गिरकर मुसाफिर, ये ठोकरें इंसान को चलाना सिखाती हैं। ठाकुर रामवीर सिंह इसी विधानसभा सीट यानी कुंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में अयोध्या में मुझे देवतुल्य मतदाताओं ने जब सांसद बनाया तो मेरी सीट खाली हो गई। उस सीट पर भी चुनाव होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डर और दहशत के कारण वहाँ चुनाव नहीं कराया, न चुनाव विधानसभाओं के। इस चुनाव में देखा गया, हम भी विधानसभा में गए, शीशा मऊ में हम 5 दिन रहे, सभाएं भी किया और जनसंपर्क भी किया। और ये 9 चुनाव में ये चुनाव पहली बार है देश की आज़ादी के बाद, ये पहला चुनाव हमने देखा कि ये चुनाव लोकशाही बनाम तानाशाही, लोकशाही बनाम तानाशाही, लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को समाप्त करके और सत्ता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी चुनाव की कमान पुलिस के लोगों पर, सरकारी अधिकारियों पर डाल दिया था। और यहाँ तक की जानकारी मिली है कि उन्हें धमकियां भी दी गई, अगर
सीट न जीती तो निलंबन हो जाएगा। यहाँ तक कि कल हम बैठे थे एक शादी समारोह में, तो वहाँ पे कुछ पीठासीन अधिकारी आए थे, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों के लिए किस तरह का डायरेक्शन था। तो ये पूरी तरह से सारी मान्यताओं को और लोकतंत्र का जो पवित्र मंदिर है, उस मंदिर को पहली बार इन्होंने इसकी मान्यताएं जो है, पवित्रता है, उसको समाप्त करने का काम किया है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छी न परंपरा है, न अच्छी शुरुआत है, न अच्छी मिसाल है। जनता सर्वोपरि है। आज चुनाव हो रहा है और जो भी इस परिस्थितियों में भी हम ज्योतिल मतदाताओं को आभार प्रकट करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं कि इतनी रोक छोक के बाद ये हद कर दिया। पुलिस का दरोगा रिवाल्वर लिए लहरा रहा है, वोट डालने से रोक रहा है, और यहाँ तक ये बताया गया कि जिन मतदाताओं के वोट बाहर थे, उन मतदाताओं के पर्चे ले करके सारा वोट डाला गया। ये क्या है? क्या लोकतंत्र की यही पहचान है? तो इसके बावजूद भी जो भी परिणाम आएगा, मुझे उम्मीद है कि जनता जो है तानाशाही को हराएगी और इस प्रदेश और देश में लोकतंत्र की रक्षा करेगी और तानाशाही हारेगी। तो अवधेश प्रसाद को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर तानाशाही लगातार बावजूद भी हमारे साथी कार्यकर्ता और यहाँ की जनता ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया और हमें उम्मीद है कि अच्छे मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे। केशव प्रसाद ट्वीट कर रहे हैं कि जनता ने सपा की विपक्षी गाली का जवाब लोकतंत्र में कमल खिला करके दिया। देखिए, वो पूरे देश जानता है, चुनाव के दिन के वीडियोस सारे वायरल हुए सोशल मीडिया पे, और जिस तरीके से कुंदरकी में, मीरापुर में पुलिस ने चुनाव लड़ा भाजपा की तरफ से, वो सबने देखा है और सब लोग जानते हैं। तो क्या लगता है कि कितना मार्जिन से आपकी जीत? अब देखिए, अच्छा मार्जिन रहेगा और अभी तो लगभग 1/3 मत जो हैं जोड़े गए हैं और लगभग 17,000 कुछ वोटों से हम लोग अभी आगे हैं और मुझे उम्मीद है अच्छे मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। 9 सीटों में कितनी है आपके पास आने वाली है? अभी देखिए, बहुत जो सीटें जहाँ पीछे हम लोग चल रहे हैं, बहुत कम मार्जिन है, 3-3, 4-4 हज़ार वोटों से पीछे हैं और अच्छा परिणाम जो है मुझे लगता है बहुमत में समाजवादी पार्टी सीटें समाज। तो देखिए, तेज प्रताप को आप सुन रहे थे। इससे पहले अवधेश प्रसाद ने सीधे तौर पर तानाशाही का आरोप यहां पर लगाया है और देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार प्रशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि मतदान के दौरान जो वीडियो सामने आई, जो तस्वीर सामने आई, जो प्रशासन का रवैया रहा है, वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करता है। वहीं बीजेपी की तरफ से कहना है कि जो शासन है, जो कार्यनीति है, उस पर जनता मुहर लगाते हुए नजर आ रही है। तो देखिए, एक के बाद एक लगातार जो बयानबाजी है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है और इन बयानबाजियों के बीच मतगणना भी लगातार जारी है। संवाददाता ओवैस लगातार हमारे साथ कुंदरकी से बने हुए हैं। ओवैस, समाजवादी पार्टी लगातार सवाल खड़ा कर रही है प्रशासन पर, पुलिस के रवैये पर और बीजेपी पर, लेकिन इन तमाम आरोपों के बीच बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो कुंदरकी में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को झटका देते हुए रुझानों के मुताबिक बिल्कुल। देखिए, अगर रुझानों की बात की जाए और रुझानों के आंकड़ों को समझा जाए और खास तौर पर कुंदरकी विधानसभा की तरफ नज़र डाली जाए तो कुंदरकी विधानसभा एक मुस्लिम बहुल्य सीट है। वहाँ पे 3 बार ठाकुर रामवीर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने ही टिकट दिया और वो हार गए। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं किसी मकाम पर पहुंच ही जाता है। ठाकुर रामवीर सिंह जहां 50,000 से अपने जीत का दावा कर रहे थे, आज वही अपने कार्यकर्ताओं के कहने पे अभी 5 मिनट पहले हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने 75,000 वोटों से जीत का दावा किया है। सवाल ये है कि 11 मुस्लिम प्रत्याशी और एक मात्र
लेकिन जिस तरह से तांडव किया, बेईमानी की, पुलिस का उपयोग हुआ, लोगों को वोट नहीं डालने दिए। कुदरकी में कम से कम 50,000 वोट ऐसा जो वोटरों को डालने ही नहीं दिया गया। तो मीरापुर के विजुअल्स पूरे देश ने देखे। तो इस तरह के तांडव के बाद भी हम लोग बड़े वोटों जीत रहे हैं। नहीं, वो जीतेंगे, बड़े वोटों जीतेंगे। उनके साथ जो अन्याय हुआ, वो कानपुर की जनता उनको न्याय दे रही है। उनके साथ जो अन्याय हुआ, कानपुर की जनता का सहानुभूत आशीर्वाद हमारे उम्मीदवार को है। झारखंड ऐतिहासिक वोटों से सोरेन साहब जीती रहे और हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र भी जीतेंगे। तो देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार जो है सवाल यहाँ पर खड़ा कर रही है। आनंद जी, मैं एक बार फिर से आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं रुझान आपके पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नतीजों को लेकर अब इंतजार करना होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के एक से बढ़कर एक नुमाइंदे प्रशासन पर, आप लोगों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और स्पेशली कुंदरकी का जिक्र जरूर किया जा रहा है कि वहां पर रोका गया। क्यों रोका आप लोगों ने वोटर्स को? क्यों नहीं मतदान करने दिया? अच्छा बताइए कि अगर वोटर्स को रोका होता तो समाजवादी पार्टी क्या जिन सीटों पे आगे चल रही है वहां आगे चल पाती? देखिए, ये अनर्गल आरोप, लोकतंत्र में कोई किसी को रोक नहीं सकता। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप हम सब स्कूल से पढ़ लिख के आज यहां तक पहुंचे हैं, क्या आपको कोई छात्र अपने पूरे छात्र जीवन से लेकर अभी तक मिला है जो एग्जाम में फेल होने के बाद इस बात को स्वीकार करे कि नहीं भाई, हमने पढ़ाई नहीं की इसलिए हम फेल हो गए? वो हमेशा यही बात कहेगा वो छात्र, नहीं जी देखिए क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, टीचर ने बड़ी सख्ती कर दी, मैं बीमार हो गया था, तमाम तरह के वो बहाने बनाएगा, लेकिन ये स्वीकार नहीं करेगा कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरी तैयारी नहीं थी, मुझे सिलेबस समझ में नहीं आया इसलिए मैं फेल हूं। ठीक है, इसमें छोटा सा रिएक्शन मैं धर्मेंद्र जी से लेना चाहूंगी। धर्मेंद्र जी, क्या कहेंगे? तैयारी नहीं थी, संक्षिप्त में, क्योंकि ब्रेक लेना है, संक्षिप्त में। तैयारी नहीं थी, सवाल मेरा ये है। नहीं, तैयारी पूरी थी, तैयारी है, जनता दिखा रही है। सच ये है कि बुनियादी सवालों से भाजपा हार गई और जबरन प्रशासनिक मशीनरी से। मैं ये केवल आरोप मात्र नहीं है, आपने देखा, पूरे प्रदेश में देखा, पूरे देश में देखा क्या हुआ। मैं आपको 32 सेकंड अपनी बात पूरी करूंगा। आप देखिए, उपचुनाव आपको पीछे याद होगा, लोकसभा का रामपुर और आजमगढ़। रामपुर में ये प्रयोग इन्होंने पहले किया था कि तमाम मतदाताओं को मत नहीं डालने दे रहे थे, अपने हिसाब से इन्होंने प्रशासनिक मशीनरी का प्रयोग करके उपचुनाव जीत लिए थे। आम चुनाव में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई, कहीं लड़ाई में नहीं थे। और ये सच है, ये उपचुनाव में अगर ईमानदारी से मत पड़ता और ये अपने काम पर वोट मांगते तो इनको 9-0 का रिजल्ट मिलता, ये 0 सीटें पाते। तीसा मऊ आपने देखा, इतने के बाद भी कानपुर की जनता ने उसको सजा कराया फर्जी मुकदमे में। मुझे न्यायालय कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ की जनता उनको उनके साथ खिले थे। करहाल आप देख ही रहे हैं, मधुआ और फूलपुर बहुत नजदीक। और ऐसा है तो जब कुंदरकी में रोका गया तो सीसा मऊ में क्यों नहीं रोका गया? करहल में आप आगे चल रहे हैं तो वहां पर वोटर्स को क्यों नहीं रोका गया? आनंद जी, लूंगी मैं आपसे, आप सवाल और जवाब भी आपसे लूंगी मैं इस पर, लेकिन यहाँ पर हम छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। लगातार ये मेगा कवरेज न्यूज स्टेट पर जारी और ये चर्चा को आगे ब्रेक के बाद बढ़ाएंगे।